Hey everyone, hope you guys are doing very well. So आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स का मतलब समझाना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है और चार्जेस का क्या मतलब होता है। अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को मॉर्गेज रखा है या गिरवी रखा है तो वहां पर रिक्वायरमेंट आती है उसको रजिस्टर्ड करवाने की। कहाँ रजिस्टर्ड करवाने की? आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड करवाने की। अगर कोई भी कंपनी अपने एसेट को गिरवी रख के लोन ऑब्टेन करती है तो उसको आरओसी को बताना पड़ता है कि मैंने अपनी इस एसेट को आरओसी के पास बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी इस एसेट को बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, वो भी इतने अमाउंट ऑफ लोन के लिए। जब गिरवी रखा उसको हम बोलते हैं चार्ज, और जब मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज से। टोटल इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हमारे कवर होंगे? 77 से लेके 87 तक कवर होंगे। जितना डीपली हो सकता है डीपली मैं जाऊंगा, यहाँ पे समझना ध्यान से। सो चार्जेस का क्या मतलब होता है? चार्जेस इज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी और द एसेट ऑफ द कंपनी। चार्ज ऐसा कोई इंटरेस्ट जो कंपनी की प्रॉपर्टी पर, कंपनी के एसेट पर क्रिएट किया जाता है एज एन सिक्योरिटी टुवर्ड एनी थर्ड पार्टी। मतलब अगर मैंने अपनी किसी एसेट के ऊपर किसी और पर्सन का इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया कि मेरे डिफॉल्ट करने पर राइट तो से उस पर्सन के पास भी आ जाएगा, मतलब उसको हम बोलते हैं चार्ज। इट मींस मैंने ये फोन गिरवी रख के 10,000 रुपए का लोन ले लिया तो मैंने इस फोन के ऊपर किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो डेफिनेशन क्या बनी? चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स एनी थर्ड पार्टी एज एन सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज चार्ज। अब और चार्ज को कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल करवाना पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है। अगर किसी भी कंपनी ने लोन होते हैं क्या है प्लेजिंग देयर एसेट्स तो उसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है। दो तरह की चार्जेस हमारे होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज फ्लोटिंग चार्ज। पहला क्या साथ में बोलना? फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? फिक्स्ड चार्ज जो ऐसे एसेट पर क्रिएट हो जो परमानेंट इन नेचर की हो, मतलब जो फ्लक्चुएटिंग ना हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो टाइम टू टाइम चेंजेस ना होती हो, ऐसी एसेट पर अगर चार्ज क्रिएट हो तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। एंड ऐसी एसेट जो एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आइडेंटिफाइड हो सकती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। और ऐसी चार्जेस यूजुअली टाइटल डीड डिपॉजिट करवाने के थ्रू होते हैं, मतलब मैं अपने घर के रजिस्ट्री गिरवी रखूंगा और मेरे को लोन मिल जाएगा बाय डिपॉजिट इन द टाइटल डीड। ओके, अब इन तरह के चार्जेस में जो बोरोइंग कंपनी होती है वो सेल नहीं कर सकती उन एसेट को, बट यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी ने अपनी प्रीमाइसेस पर लोन लिया, अब क्या प्रीमाइसेस उसको छोड़नी पड़ेगी? नहीं, वो प्रीमाइसेस पर बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं बट उसको सेल कभी भी नहीं कर सकते। तो सेंटेंस क्या बना? द बोरोइंग कंपनी कैन यूज द एसेट फ्रीली बट कैन नॉट सेल द एसेट्स। बट अगर सोल्ड करना है किसी इमरजेंसी में तो चार्ज होल्डर की परमिशन उसमें होनी चाहिए। अब सर ये चार्ज होल्डर क्या होता है? चार्ज होल्डर हमारा होता है लेट्स से बैंक, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिससे मैंने लोन ऑब्टेन किया है और जिसके अगेंस्ट मैंने चार्ज क्रिएट किया है उसको बोलते हैं चार्ज होल्डर। ओके, और जब हमारा लोन पूरा का पूरा रीपे हो जाएगा तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? वैकेट। ओके, सो व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? सेकंड टाइप ऑफ चार्जेस फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज वो जो ऐसी एसेट पर क्रिएट हो जो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है, जो चेंजेबल नेचर की होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। ओके, जैसे स्टॉक इन ट्रेड नया आता भी है और पुराने वाला जाता भी है तो चेंजेबल नेचर का है, तो उन स्टॉक के ऊपर अगर हम लोन क्रिएट करेंगे, चार्ज क्रिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। प्रेजेंट एसेट के ऊपर भी होता है, फ्यूचर एसेट के ऊपर भी होता है। सर जैसे प्रेजेंट एसेट जो आज स्टॉक पड़ा हुआ उसके ऊपर भी होगा, फ्यूचर जो कल को मैं स्टॉक ऑब्टेन करूंगा उसके ऊपर भी होगा। और बोरोइंग कंपनी उनके यूज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, कोई भी काम वो दोनों में से कर सकती है। और बायर के पास फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बायर को लोन ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब जो भी पर्सन स्टॉक परचेज करेगा उसका कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब फ्लोटिंग कोई चीज फिक्स में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो बात क्या हुई? जब टर्म्स ब्रेच हो जाए, मतलब बोरोवर टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेच कर दे, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो क्रेडिटर के पास राइट आ जाता है कि वो सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ओके, सिक्योरिटी उस टाइम पर रियलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाती है और बैंक उसको बेच कर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। दोबारा से आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइजेशन कब कब होता है? पहला, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने पे, लिक्विडेट होने पर, और
या फिर कंपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेच कर दे, लिक्विडेट करके वॉलेट कर दे, जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो पर्पस के लिए वो यूज ना करे, एट दैट टाइम वहां पर जो हमारा फ्लोटिंग चार्ज था वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ना तो कंपनी उसको यूज कर सकती ना कंपनी उसको सेल कर सकती। ओके, देन सबसे पहला सेक्शन इस चैप्टर का आ रहा है सेक्शन नंबर 77, दैट इज ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्जेस। सबसे पहले प्राइमरी ड्यूटी किसकी होती है? प्राइमरी ड्यूटी हमेशा कंपनी की ही होती है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के चार्ज को रजिस्टर्ड करवाए। ओके, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक इंडियन बोरोवर ने बाहर के एसेट पर लोन लिया इंडिया में, तो क्या उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? डेफिनेटली कराना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी है जो इंडिया में है, ओके, इंडिया में है, उसकी कहीं भी एसेट हो, इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया हो, ओके, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, किसी भी एसेट के ऊपर अगर लोन लिया है तो वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ऑल द चार्जेस क्रिएटिंग ऑन एनी टाइप ऑफ एसेट्स वगैरह विच विल बी सिचुएटेड, उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। ओके, आफ्टर दैट अब मेजर कंसिक्वेंसेस ना चार्ज होल्डर को बेयर करने पड़ते हैं। अगर कंपनी ने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो सबसे बड़े कंसिक्वेंसेस बोरोवर को बेयर करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर पहले 30 दिनों में बोरोवर ने रजिस्टर नहीं करवाया तो चार्ज होल्डर के पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। रिपीटिंग अगेन, अगर बोरोवर ने रजिस्टर नहीं करवाया तो कंसिक्वेंसेस मेजरली बेयर करने पड़ेंगे चार्ज होल्डर को, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी चार्ज होल्डर को भी दी गई है। अब चार्ज को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, कैसे रजिस्टर्ड करवाएं चार्ज को? प्रिस्क्राइब फॉर्म में आरओसी को डिलीवर करना है और 30 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करना है। मतलब जब हमने लोन ऑब्टेन किया, लोन ऑब्टेन करने का मतलब सर जब हमने चार्ज को क्रिएट किया, मतलब अपने एसेट को गिरवे रखा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें वो चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर CHG1। ओके, CHG1 हमें फाइल करना पड़ेगा। बट अगर डिबेंचर्स के ऊपर हमने लोन लिया है तो CHG9 हमें फाइल करना पड़ेगा। ओके, देन वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। क्या मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज का? अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट्स में आरओसी को फाइल करने हैं, कोई लोन डीड हो गया, CHG1 हो गया, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को कौन बंदा ऑथेंटिकेट करेगा? अब उसमें ना दो चीजें डिवाइडेशन है। अब दो चीजें डिवाइड कैसे हैं? अगर जो कंपनी है वो इन इंडिया है, ओके, या फिर वो आउटसाइड द इंडिया है। अगर वो इन इंडिया है तो कौन साइन करेगा? आउटसाइड इंडिया तो कौन इंस्ट्रूमेंट साइन करेगा? और आउटसाइड द इंडिया है तो डबल वेरिफिकेशन की नीड होती है। तो सबसे पहला या तो CS या डायरेक्टर साइन करेंगे उस पर, या कंपनी की सील लगाई जाएगी, या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन भी साइन करेगा जो वो चार्ज होल्डर बताएगा। और अगर इन इंडिया है तो कौन कौन साइन करेगा? सील पे अदर डायरेक्टर या कोई और पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है। ये कब केस है? जब वो बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो। बट अगर वो इनसाइड इंडिया हो, डायरेक्टर, ऑथराइज्ड पर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब एक बात सुनिए, अगले जो टॉपिक अपना आ रहा है वो है एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस। ये मैं आपको चार्ट के हेल्प से समझाता हूँ कि क्या इसमें प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज को हम रजिस्टर्ड कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे और सब। ओके, अब अगर हमने चार्ज क्रिएट किया है तो हमें उसको रजिस्टर भी कराना पड़ता है। हाउ और कितने दिन में करवाना पड़ता है? अब कितने दिन में करवाना पड़ता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो चार्ज क्रिएट कब हुआ है। अगर वो चार्ज क्रिएट 2/11/18 से पहले हुआ है, अगर वो चार्ज क्रिएट या तो 2/11/18 को हुआ है या फिर उसके बाद हुआ है। ओके, सो पहले आज की बात कर लेते हैं, ऑन और आफ्टर। ये 2/11/18 को हुआ हो या उसके बाद हुआ, तो क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की? जब हमने क्रिएट किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया पहले 30 दिनों में तो अगले 30 दिनों में मुझे एडिशनल फीस पे करके आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। इसमें भी नहीं करवाया तो अगले 60 दिनों में मुझे आरओसी को डिलीवर करके उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ओके जी, सो 30 और 60 इस तरह सबको याद करना है। बट अगर 2018 से पहले हुआ हो तो क्या प्रोविजन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना अपने ध्यान से। सबसे पहले इनिशियल 30 डेज जब हमने चार्ज को क्रिएट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें उसको आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। नहीं करवाया तो अगले 270 दिन मिलेंगे हमें कि अगले 270 डेज में हम उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बात सुनिए, अगर अगले 270 डेज हमें बोलना है तो ये तो हम ये बोले कि 270 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज, या हम उसको ऐसे बोले 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। और यहां भी नहीं करवाया तो उसको एक आखिरी मौका दिया जाएगा कि वो
2/11/18 से 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करवा सकता है। ये लास्ट टाइम है उसका कि 2/11/18 से 6 महीने के अंदर अंदर वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर दो केसेस हैं, या तो हमारा है बिफोर, डेट में दोबारा से नहीं बताऊंगा आपको, या फिर ऑन और आफ्टर। अगर बिफोर है तो 30, 270 और 6 महीने, यहाँ पर 30, 30 एंड 60। यहाँ पर पे होगा हमारा एडिशनल फीस, यहाँ पर पे होगा हमारा एड वेलरम फीस, यहाँ पे सेम एडिशनल फीस और यहाँ पर एड वेलरम फीस। ओके, स्टेटमेंट पर यहाँ पर एडिशनल फीस नहीं, यहाँ पर भी एडिशनल फीस यूज कर रखी है, बट लास्ट में एक नोट डाला हुआ है दैट इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जो भी फीस कंपनी टू कंपनी वेरी करती है उसको हम बोलते हैं एड वेलरम फीस। ओके जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट ये सारा मैंने पढ़ा दिया, आपको रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, एडिशनल फीस क्या होती है? जो नॉमिनल फीस के ऊपर होती है। एड वेलरम फीस क्या होता है? एड वेलरम फीस जो कंपनी टू कंपनी, नेचर ऑफ लोन टू नेचर ऑफ लोन वेरी करती है, उसको हम बोलते हैं एड वेलरम फीस। बात सुनिए, अगर पहली एक्सटेंशन में ले रहा हूं तो मुझे पे करना है एडिशनल फीस, और दूसरे एक्सटेंशन में ले रहा हूं तो मुझे उसमें पे करना है एड वेलरम फीस। ये चीज ध्यान में रखना। अब एक्सटेंशन का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब आरओसी किस तरह से मुझे एक्सटेंशन देगा। जब आरओसी की एप्लीकेशन जाएगी एक्सटेंशन की, तो आरओसी देखेगा मेरे लेट रजिस्ट्रेशन से किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहा है, तो वो मुझे अलाउ कर देगा, बस। ओके, ये बात और कुछ भी नहीं है इसमें। आफ्टर दैट इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें ये बात है, अगर आरओसी को डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फैक्शन मिल गई और उनको लगा कि बिल्कुल सही कह रहे, चार्ज इसी अमाउंट पे रजिस्टर्ड हुआ है, उसी बैंक को रजिस्टर्ड हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो वो एक CHG-2 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल देंगे। इसका प्रूफ होगा ये कि हमने आपके चार्ज को अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर लिया है। ओके जी, और जो आरबीआई बताएगी वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद बड़ा ही प्यारा सा सेक्शन आने वाला है, दैट इज सेक्शन नंबर 80। 80 का नाम क्या है? डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। क्या नाम है? डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। जी मैं आपको ओवरऑल बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे बेस्ट तरीका लोगों को पढ़ने का, उसको चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 80 सेक्शन क्या बोलता है? डीम द नोटिस ऑफ चार्ज। ओके, डीएनसी। अब क्या बोलता है ये, अगर एक बार चार्ज हमारा रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड होने के बाद वो बन जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बन जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जो भी पर्सन कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको उस चीज की नॉलेज है। इसी चीज उसको बोलते हैं डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज, के माना जाना कि उसको उस चीज की नॉलेज होगी। अब एक एमसीक्यू यहां पर आ सकता है कि कौन से डेट से माना जाएगा कि उसको डीम्ड नॉलेज है? दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ उस दिन से माना जाएगा कि उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सभी लोगों को जो ट्रांजेक्शन इंटर कंपनी के साथ कर रहे हैं उनको उस चीज की नॉलेज है। अगर किसी पर्सन को नॉलेज नहीं थी और उसको कोई लॉस सफर हो गया तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सोचो। ऑब्वियसली बाहर वाला हो कि उसको नॉलेज होनी चाहिए थी। दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके जी, वही इंप्लाइड और डीम्ड नोटिस, ये माना जाएगा कि थर्ड पार्टी को नॉलेज है उस चीज की, चाहे उसने रेफर किए हो चाहे उसने रेफर ना किए हो। ओके, और अगर वो उसने कोई ट्रांजेक्शन एंटर करी है बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी नॉलेज के, और उसको लॉस हो गया है तो लॉस के लिए कंपनी जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसीलिए बोला गया कि चार्ज का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ताकि वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होगा तभी लोग उसको जान पाएंगे। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 80, दैट इज डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। उसके बाद सेक्शन 77 दोबारा से आ रहा है, दैट इज कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ना कराने के क्या कंसिक्वेंसेस हम बियर करने पड़ेंगे, क्या हानियां हमें भुगतनी पड़ेगी। बेटे मिनट, अब सुनो, अगर चार्ज को हमने टाइम पर रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? सबसे पहला, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो लिक्विडेटर उस चार्ज को अपने अकाउंट में नहीं लगाएगा, तो उसको रियलाइज उस पर्टिकुलर बैंक के लिए, उस पर्टिकुलर चार्ज होल्डर के लिए रियलाइज नहीं करेगा। चार्ज हमारा वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसके बाद जो चार्ज क्रेडिट करके मैंने सामने वाले पर्सन को सिक्योर्ड बनाया था वो किसमें फॉल हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। बट डेट वैलिड होगा, लोन अमाउंट फिर भी वैलिड
रहेगा। मतलब चाहे सिक्योरिटी लॉस्ट क्यों ना हो जाए, लोन का अमाउंट फिर भी वैलिड रहेगा। जो हमारा चार्ज होल्डर है वो बैंक में जाके, नोट बैंक में, जो चार्ज होल्डर है वो कोर्ट में जाके अश्योर्ड फाइल करके कंपनी से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ओके, मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी था वो स्टिल रहेगी। सिक्योरिटी लॉस्ट होने से, चार्ज को रिस्ट्रिक्ट करवाने से जो उसकी लायबिलिटी टू पे है ना वो खत्म नहीं होगी, बट सिक्योरिटी कब चली जाएगी। मतलब जब वो लिक्विडेशन में होगा तो प्रथम अधिकार जो बैंक को मिलना था रजिस्ट्रेशन पे वो उसको नहीं मिलेगा। बात से इतनी सी है, ठीक है जी, यही बात है। और एक केसेस में ये था सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर मान लो मैंने एक्सटेंडेड टाइम में 60 दिन में 270 डेज में कभी और रजिस्टर्ड करवाया है, तो क्या लेट रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी कोई लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा? नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास भी सेम राइट्स रहेंगे और सामने वाले के पास सेम लायबिलिटीज रहेंगी। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। मैंने आपको क्या बताया था, ये भी चार्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, सुनना बड़े ध्यान से, कि कंपनी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने की, राइट। बट एक अपॉर्चुनिटी चार्ज होल्डर को भी दी हुई है कि वो भी चार्ज को रजिस्टर्ड करवा सकता है। हाउ, लेट्स सी। अब कंपनी अगर फेल हो जाती है तो चार्ज होल्डर आरओसी की एप्लीकेशन देगा, ओके, सेम फॉर्म नंबर में, कि मैंने जो चार्ज क्रिएट किया था और इस चार्ज को आप उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर दीजिए। अब आरओसी एक नोटिस कंपनी को देगी और बोलेगी कि 14 डेज तक आपको अपने ऑब्जेक्शन हमें फाइल करना है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि नहीं ये बैंक झूठ बोल रहे हैं, मैंने से कोई लोन नहीं लिया, या ये चार्ज है ही नहीं, या मैंने चार्ज को रीपे कर दिया, या फिर कह रहे कि मैं खुद रजिस्टर्ड करवाऊंगा उसको, तो वो सब जो ऑब्जेक्शन कंपनी को 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी को देने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन आ गया, ओके, और ऑब्जेक्शन में ये था कि चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मतलब अगर आरओसी को लगता है कि तो टाइम पर कंपनी रिप्लाई नहीं दिया, 14 दिन में कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर वो सफिशिएंटली रीजन नहीं बता पाया कि क्यों चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तो आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर देगी। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये बात था कि अब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना 30 दिन के अंदर अंदर, अब चार्ज होल्डर भी करवा सकता है। अब चार्ज होल्डर जब आरओसी को देगा तो आरओसी एक नोटिस कंपनी को देगा, कंपनी से कोई नोटिस नहीं आया 14 दिन के अंदर अंदर तो वो रजिस्टर्ड कर देगा। ऑब्जेक्शन आ गया तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट बॉक्स में बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, ओके। क्योंकि फिर एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उतना ही रखूंगा। अगर आप लोग कह रहे हो हाँ सर बिल्कुल सही स्पीड वगैरह सही है तो इसी कंटिन्यूटी में चलेंगे, अदरवाइज मुझे स्पीड अप और डाउन करना पड़ेगा जैसा आप लोग बोलोगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, सेक्शन नंबर 79। 79 having two parts, section 79A, section 79B. 79A deals with the acquisition of property subject to charges, means that किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने ऐसी प्रॉपर्टी का एक्वायर किया है जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, तो चार्ज रजिस्टर्ड हो रखा है ऑलरेडी, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आरओसी को बताए कि मैंने ऐसे एसेट परचेज करी है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था। मेरी बात सुनिए, 79A क्या बोलता है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे किसी परचेजर ने परचेज करी है, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है जो ऑलरेडी सामने वाले सेलर ने चार्ज पे रख रखी है, लोन पे रख रखी है, तो वहां पर जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो परचेजर है, उसको आरओसी को बताना पड़ेगा कि पुराने वाले चार्जेस को वैकेट कर दीजिए और इसको मेरे नाम पे रजिस्टर कर लीजिए, ओके जी। उसके बाद हमारा पॉइंट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या आता है कि अगर पुराने वाले चार्जेस में कोई भी वेरिएशन हो गया हो, कोई भी चेंज हो गया हो, तो उसको किस तरह से हमें रजिस्टर करवाना है। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, लिमिट बढ़ गई या कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, या चार्ज को हमने पार्शियली रिलीज कर दिया, पार्शियली रिलीज मतलब पे ऑफ कर दिया मैंने, या फिर सीडिंग चार्ज पेरी पैशू। पेरी पैशू का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना आधा चार्ज किसी और को ट्रांसफर कर दिया, आधा लोन किसी और को ट्रांसफर कर दिया। सीडिंग मतलब होता है ट्रांसफर, पेरी पैशू मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैंने अपना लोन आधा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब पहले बरोबर एक था, अब बरोबर दो हो गए, तो मॉडिफिकेशन हो गई ना, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा, ओके जी। मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन CHG 1 में ही जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, वो आएगा CHG 3 में, ओके। और वो सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि मेरा चार्ज आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है, ओके।
अब दो सेक्शन वाले इकट्ठे आते हैं, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 81। सेक्शन 81 डील्स विद द रजिस्टर टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, सेक्शन 85 डील्स विद द रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट बाय द कंपनी। क्या बोला हुआ है 81 में कि रजिस्ट्रार को कंपनी वाइज हर एक एसेट का अलग अलग अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन एमसीए पोर्टल, ताकि कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सके। ओके, कंपनी जो रजिस्टर बनाएगी वो कौन से फॉर्म में बनाएगी? CHG 7 में वो रजिस्टर बनाएगी। उसमें वो क्या क्या लिखेगी कि कंपनी के पास कितनी सारी एसेट्स हैं, उन कितनी सारे एसेट्स पे कितने कितने लोन उसने लिए हुए हैं, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। ओके, और चार्ज के जो रजिस्टर उसने बनाया था, जो रजिस्टर उन्होंने बनाया था, उस रजिस्टर को अपडेट कब करना है? फोर्थविथ। फोर्थविथ कैसे? मतलब जब हमने कोई नया लोन लिया तो उसी टाइम पे हमने उस रजिस्टर में अपडेट करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन, क्या कोई भी बाहर का पर्सन आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेंबर्स है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मेरे खुद के बंदे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बाहर के बंदे हैं तो फिर प्रिस्क्राइब फीस। ओके जी, और कितने साल तक मुझे वो रजिस्टर मेंटेन करके रखना है? 8 इयर्स। इंपोर्टेंट पता है क्या है यहाँ पे? इंपोर्टेंट ये है कि 8 साल कहां से शुरू होंगे? 8 साल शुरू होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जब चार्ज पूरा खत्म हो गया वहां से 8 साल के अंदर। ओके जी, अब अगले दो सेक्शन 83, 82 एंड 83, ये दो सेक्शन हमारे आने वाले सिर्फ एक चीज को लेके, दैट इज सेटिस्फेक्शन। किसको लेके? सेटिस्फेक्शन होता क्या है? या तो अमाउंट रीपे कर देना, अमाउंट रीपे कर देना, या फिर उतने ही अमाउंट की एसेट्स दे देना। अमाउंट रीपे कर देना, उतनी ही अमाउंट की कोई एसेट दे देना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन। ओके जी, अब अगर कंपनी ने सारा पैसा पे कर दिया है तो कंपनी को इंटीमेशन आरओसी को देना पड़ेगा कि हमने सारा पैसा पे ऑफ कर दिया है। ओके, और कितने दिन में? 30 डेज के अंदर अंदर। मैंने क्या बताया आपको भी कि जब भी कंपनी सेटिस्फेक्शन कर देगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को CHG 4 फाइल करके, कंपनी को CHG 4 फाइल करके आरओसी को बताना पड़ेगा कि चार्ज अब सेटिस्फाइड हो चुका है। आफ्टर दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंटीमेशन, अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फाइल नहीं किया कि चार्ज जो था वो रिलीज है, सेटिस्फाइड हो चुका है, तो 300 डेज तक वो आगे बता सकता है। 300 डेज कहां से? सेटिस्फेक्शन से नहीं। 300 डेज फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यस यू आर राइट, बट 270 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज। ओके, पेमेंट से 300 डेज, बट अगर पहले 30 दिन अगर हम हटा दें तो 270 डेज। ओके, अब जब आरओसी के पास कंपनी से सेटिस्फेक्शन की एप्लीकेशन आएगी तो चार्ज होल्डर से नोटिस में पूछेगी कि एक्चुअल में पैसा आपको मिला है या नहीं मिला। एक चार्ट की हेल्प से मैं समझाता हूं आपको। जब कंपनी पेमेंट कर देगी तो कंपनी बताएगी किसको? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? CHG बना लेना, ये CHG 4 में बताएगी। ओके, आरओसी एक नोटिस किसको देगी? चार्ज होल्डर को, ताकि पूछ सके कि एक्चुअल में उसको वो पैसा मिला है या नहीं मिला है। और चार्ज होल्डर को, आरओसी को 14 डेज के अंदर अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अब दो केस आते हैं, ऑब्जेक्शन 14 डेज में आया या ऑब्जेक्शन 14 डेज में नहीं आया। नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि कोई भी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर ऑब्जेक्शन आया तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन वापस कंपनी को भेज दी जाएगी। ओके, तो ये सारा केस था जो मैंने आपको बताया। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो हम मान लेंगे कि हाँ, चार्ज होल्डर को उसका पूरा पैसा मिल गया है। क्या बोला? चार्ज होल्डर को उसका पूरा पैसा मिल गया है। तो बात ऐसी है, जब आरओसी उसको रजिस्टर्ड कर देगी सेटिस्फेक्शन को, तो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कौन से सर्टिफिकेट में देगी? CHG 5 में। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में गई? 4 में। जो आरओसी से ऑर्डर आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? दैट इज CHG 5। ओके, सो दिस इज द केस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वही बात है, अगर उसने कारण बता दिया कि क्यों सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, या कोई कारण नहीं बताया, बहुत सारे केस है इसमें, और CHG 5 कंपनी को इशू कर देगी आरओसी। Power of registrar to make the entries of satisfaction and release in the absence of intimation from the company। बहुत प्यारा सेक्शन है, देखिएगा। सेक्शन नंबर 83 में शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन 83 क्या बोलता है कि अगर मान लो ना तो कंपनी ने बताया, ना चार्ज होल्डर ने बताया, ना कंपनी ने बताया, ना चार्ज होल्डर ने बताया, क्या नहीं बताया कि हमारा डेट अब सेटिस्फाइड हो चुका है, तो वहां पर क्या कोई
थर्ड पर्सन आरओसी को अप्लाई करके चार्ज को रजिस्टर्ड करवा सकता है? यस और नो? डेफिनेटली करवा सकता है। सेक्शन 83 थर्ड पार्टी को भी पावर देता है कि वो आरओसी को अप्लाई करके चार्ज को सेटिस्फाइड रिकॉर्ड करवा सकता है। यस और नो? यस। ओके, सो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई थर्ड पार्टी लेट से वो किसी प्रॉपर्टी को परचेज करेगी, राइट, अब परचेज करके उसने सारा पैसा बैंक को लौटा दिया, बट ना तो बैंक ने आरओसी को बताया, ना कंपनी ने आरओसी को बताया कि हमने एसेट अब थर्ड पार्टी को सेल कर दी है। बट लेट्स से रंजीत नाम का एक पर्सन था जिसने एसेट परचेज करी थी, अब उसको तो पैसा पे ऑफ हो गया ना, अब आरओसी को तो वो बताएगा कि भी जो एसेट मैंने परचेज करी थी वो सारा पैसा मैंने लौटा दिया, अब आप फ्री ऑफ चार्ज उसको कर दीजिए। तो रंजीत के कहने से भी आरओसी उसको सेटिस्फाइड रिकॉर्ड कर देगी। अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ ये सच कह रहा है, पैसा दे दिया और कंपनी के एसेट उसने परचेज कर ली, चार्ज होल्डर को पैसा मिल गया, तो आरओसी उसको सेटिस्फाइड रिकॉर्ड कर देगी और CHG 5 बैंक को भी और परचेजर मतलब सॉरी कंपनी को भी इशू कर देगी। और CHG 5 एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड हो चुका है। व्हाट इट? सो मैं रीड कर रहा हूं मैं आपको। रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो एंट्रीज कर सकती है चाहे कोई भी इंटीमेशन कंपनी से रिसीव ना हो, चाहे चार्ज होल्डर से भी ना आए ना कंपनी से आए, फिर भी आरओसी के पास एक पावर है कि थर्ड पार्टी के कहने से वो चार्ज को सेटिस्फाइड रिकॉर्ड कर सकती है। ओके, और 30 दिन के अंदर अंदर CHG 5 इशू कर सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 84 सेक्शन क्या बोलता है कि नोटिस टू आरओसी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। अगर किसी भी चार्ज होल्डर ने या तो इंस्ट्रूमेंट के तहत या कोर्ट के ऑर्डर से, क्या बोला मैंने, या तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग या कोर्ट के ऑर्डर से किसी भी मैनेजर को या रिसीवर को अपॉइंट किया है, तो वो CHG 6 में आरओसी को इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। मतलब CHG 6 में कौन फाइल करेगा? चार्ज होल्डर फाइल करेगा। चार्ज होल्डर ने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया है जो कि निगरानी रखेगा कि वो एसेट का कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, तो जब वो रिसीवर अपॉइंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज होल्डर CHG 6 फाइल करेगा ROC को। बस इतनी बात है इसमें। प्लस अगर कोई रिसीवर है वो सेसेशन हो जाता है, मतलब रिजाइन कर देता है, तो रेजिग्नेशन के टाइम पे जो रिसीवर होता है वो बताएगा आरओसी को कि मैंने अभी पोस्ट खाली कर दी है। बस ओके। सेक्शन 86 डील करती है देयर इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इससे पहले मैं कराना चाहूंगा आपको सेक्शन 87 पे। 87 क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इस पूरे चैप्टर के किसी भी प्रोविजन में हमने नॉन कंप्लायंस किया है तो हम एक बार माफीनामा कॉन्डोनेशन फाइल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब टाइम पे हमने रजिस्टर नहीं करवाया, CHG 1 में गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, या फिर मॉडिफिकेशन में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने, सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बताया, टाइम लैप्स हो गया, या फिर CHG 4 में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, रजिस्टर्स मेंटेन नहीं किए तो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो एक कॉन्डोनेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर CHG 8, बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर CHG 8। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हम भूल गए थे फाइल करना, ये रीजन था और हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रीजन तो बिलीव है कि कंपनी झूठ नहीं बोल रही है, कंपनी के पास एक्चुअल में ही रीजन थे ताकि वो फाइल ना कर सके, तो उसको एक्सटेंशन अलाउड कर देगी, पुराने जो गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हुए हैं उनको रेक्टिफाई करने का ऑर्डर पास कर देगी। ओके, बस ये बात थी जो मुझे आपको बताना था। 87 से बोलता है, 87 से यही बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो रेक्टिफिकेशन के लिए एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। फिर आता है 86 सेक्शन, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, कि अगर किसी भी प्रोविजन में 80, 79, 77 किसी भी सेक्शन में कोई भी डिफॉल्ट किया हो तो पनिशमेंट कितनी लगेगी? कंपनी के ऊपर लगेगी 5 लाख एंड ऑफिसर के ऊपर लगेगी 50,000। ओके, और अगर जानबूझ के फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मैंने भेजी तो पेनल्टी लगेगी 447 की। बस ये चीज आपको कंप्लीटली याद करना है। ओके, तो ये था हमारा एंटायर चैप्टर, इसको अच्छे से रीड कर लेना। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी लास्ट कुछ डेज में वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। अभी डेफिनेटली सेशंस बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, तो प्लीज वीडियो देख लेना। अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय।